तो राज ठाकरे के प्रस्ताव पर उद्धव ठाकरे का जवाब भी फौरन आया। तो नए सियासी समीकरण की संभावना भी नजर आने लगी है। पहले देखिए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के इस बयान का जवाब क्या दिया है। माझं तर मत असे आहे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी अगदी किरकोळ भांडणं, तुम्ही बाहेर गेल्यानंतर बातम्या वाचल्यानंतर कळेल मी किरकोळ भांडण्याचा संदर्भ काय आहे। किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे आणि मी सुद्धा सर्व मराठी माणसांना या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, मराठीसाठी एकत्र येण्याचं आवाहन करतोय। पण माझी अट एक आहे की जेव्हा आम्ही लोकसभेच्या वेळेला सांगत होतो की अरे महाराष्ट्रातनं गुजरातमध्ये सगळे कारभार घेऊन जात आहेत, उद्योग घेऊन जात आहेत, तेव्हाच जर का विरोध केला असता तर आज ते सरकार तिकडे बसलं नसतं। आज तिकडे महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार आपण केंद्रात बसवलं असतं आणि राज्यात सुद्धा आपल्या महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार बसलं असतं। त्याच वेळेला हे काळे कामगार कायदे आपण फेकून दिले असते कचऱ्याच्या टोपलीमध्ये। पण तेव्हा पाठिंबा द्यायचा, आता विरोध करायचा, मग परत तडजोड करायची, हे असं नाही। महाराष्ट्राचं हित, मग त्याच्या आड जो कोणी येईल त्याचं स्वागत मी करणार नाही, त्याला मी घरी बोलवणार नाही, त्याच्या घरी मी जाणार नाही, त्याचं आगत स्वागत, त्याच्याबरोबर पंक्तीला बसणार नाही, हे पहिले ठरवा आणि मग महाराष्ट्र हिताच्या गोष्टी करा। बाकी आमच्यातली भांडणं मी आज सांगतो, जी काय भांडणं माझ्याकडनं नव्हतीच कोणाशी, मिटून टाकली चला, पण पहिले हे ठरवा महाराष्ट्राचं हित। आणि मग त्यावेळेला सगळ्या मराठी माणसांनी ठरवायचं की भाजप सोबत जायचं का शिवसेनेसोबत, म्हणजे माझ्याबरोबर एसएनसी नाही, गद्दार सेना नाही, पण ठरवा कोणासोबत जाऊन महाराष्ट्राचं, मराठीचं आणि हिंदुत्वाचं हित होणार आहे, माझ्याबरोबर का भाजप बरोबर। आणि मग काय द्यायचा असेल तो अगदी पाठिंबा द्यायचा आहे, विरोध करायचा तो बिनशर्त करा, माझी काही हरकत नाहीये। तो राज ठाकरे के बयान का तो समर्थन किया, लेकिन साथ में तलखी भी साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने दिखा दी है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व के बड़े चेहरे में शामिल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे शामिल हैं। दोनों भाई भी हैं और उनके समर्थकों को सालों से उनके एक साथ आने का इंतजार भी है। अब यदि दोनों भाई पास आते हैं तो फिलहाल मराठी भाषा का मुद्दा सबसे अहम है। लेकिन क्या यही एक वजह है जिसने दोनों की दूरियां कम की, या फिर कुछ और भी वजह है? पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। बाल ठाकरे की विरासत के लिए उद्धव और राज ठाकरे के बीच शुरुआत से ही टकराव था। बात इतनी आगे बढ़ी कि 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अलग पार्टी तक बना ली। इसके बाद 2009 के चुनाव में शिवसेना को 44 और एमएनएस को 13 सीटें मिली। अगले विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 63 सीटें मिली तो एमएनएस को सिर्फ 1 सीट मिली। अगले चुनाव में शिवसेना की सीटें घटकर 56 हो गई तो राज ठाकरे की एमएनएस 0 पर पहुंच गए। और पिछले विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना 2 फाड़ हो गई और उद्धव ठाकरे के गुट को सिर्फ 20 सीटों से संतोष करना पड़ा। राज ठाकरे की एमएनएस एक बार फिर 0 पर सिमटी रही। तो सवाल यह भी है कि ठाकरे बंधुओं के बीच सच में दूरी घट रही है या फिर ये दोनों की सियासी मजबूरी बन चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि यदि दोनों एक साथ नहीं आए तो उनकी सियासी अस्तित्व पर ही अब खतरा पैदा हो सकता है। पिछले 19 साल में यदि इनकी सियासी असफलता का विश्लेषण किया जाए तो उद्धव ठाकरे से हिंदू वोटर छिटके हैं। चुनावों में लगातार नाकामी मिली है। बाला साहेब की विचारधारा से दूरी से पार्टी का लगातार नुकसान होता दिख रहा है और अब तो उद्धव से पार्टी पूरी तरह छिनने का खतरा भी पैदा हो गया है। हालत ऐसी हो गई है कि उनकी कांग्रेस एनसीपी के पिछलग्गू की इमेज बन गई है। राज ठाकरे का भी प्रभाव लगातार घट रहा है। जानकार इसके पीछे राज ठाकरे के अस्थिर सियासी रुख को जिम्मेदार मानते हैं। तो इस सब के बीच उद्धव और राज ठाकरे के पास आने की खबरों का महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने स्वागत भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगले चुनावों में महायुति की जीत होगी। अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है, क्योंकि कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो आए, लेकिन इससे ज्यादा इसके ऊपर हम क्या बोले, क्योंकि इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने शर्तें रखी, इसके ऊपर तो वो बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। लोकल बॉडी के चुनाव है, बीएमसी के चुनाव है, तो कुछ इफेक्ट हो सकता है इसका। देखिए, मैं आपको आज ही बोल के रख देता हूँ, चाहे बीएमसी के चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी जो महायुति है, हमारी जो एनडीए है, ये निश्चित रूप से ये सारे चुनाव जीतेगी। तो फिर वही सवाल
कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति फिर से एक बार करवट लेती नजर आ रही है। सुभाष शिर्के साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए, यूसुफ अंसारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट और अभिषेक शर्मा संवाददाता हमारे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है, यूसुफ साहब और सुभाष जी। लेकिन पहले एक अपडेट अभिषेक से ले लेते हैं, क्योंकि लगातार खबरें आती इस वक्त भी आना जारी है खबरों का। अभिषेक, तो अभी अभी जो बयान आया है महाराष्ट्र के सीएम का, वो बता रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं कि दोनों भाई बिछड़े हुए थे अब मिल जाएं। लेकिन क्या ये सब अचानक इतने घटनाक्रम में क्या तेजी आ रही है, क्या क्या लगातार अपडेट आ रहा है? देखिए, कहते हैं ना राजनीति में कई जो हमेशा रंग बदलते रहते हैं, राजनीति बदलते में रंगों का खेल है और यही आदत है कब कहां रंग बदल जाए, कब कहां पे रंग किसके ऊपर चढ़ जाए, यह कहना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, यह बात तो साफ है, जो आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, जो लोग बाइट दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसके मुताबिक हम समझ रहे हैं कि बिल्कुल यह सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, जो सूत्र बता रहे हैं, इसके पीछे पटकथा कुछ और लिखी गई है और दिखाया कुछ और जा रहा है। जानकारी तो यहां तक है, आपको बता दूं कि जो कुछ दिनों पहले यानी 2 दिन पहले आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना शिंदे के जो गुट है उसके वो सब कुछ हैं, और वह जाके राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद बकायदा मांजरेकर जो है उनसे इंटरव्यू राज ठाकरे करते हैं। उसमें वह बात कहते हैं कि हम साथ आने को तैयार हैं। देखिए, इसके पीछे का बड़ा मैं तो समझना चाहिए, जानकारी जो सूत्र हमारे पास बता रहे हैं, यह जो मुलाकात हुई थी बीजेपी के एक बड़े नेता के कहने पर एकनाथ शिंदे गए थे राज ठाकरे घर पर मिलने के लिए। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता के कहने पर राज ठाकरे मिलने जाते हैं राज ठाकरे से, और उसके बाद दूसरी तरफ राज ठाकरे कहते हैं उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं। तो ये जो खिचड़ी पक रही है ना, कुछ और चीजें चल रही है महाराष्ट्र राजनीति में। महाराष्ट्र की राजनीति बड़ा खेला तो होने वाला है, यह बात तो साफ है, लेकिन वो खेला क्या होगा यह जाहिर सी बात है कि जो कुछ हम सब देख रहे हैं या कुछ अलग देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे ये पूरी की पूरी राजनीति जो है वो कैसे आगे बढ़ रही है। सुभाष साहब, तो क्या राजनीति में कभी भी कुछ संभव हो सकता है, और ये जो 19 साल से एक दूसरे के सामने खड़े थे अब एक दूसरे के साथ फिर से खड़े हो रहे हैं क्या? देखिए अजय जी, क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि जैसे अभी अभिषेक ने कहा कि एकनाथ शिंदे चले जाते हैं, उसके बाद महेश मांजरेकर जो कभी राज ठाकरे की पार्टी में ही नेता थे, पदाधिकारी थे, वो एक पॉडकास्ट करते हैं और वहां पे राज ठाकरे बोलते हैं कि हम सारे मतभेद भुला के उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तो तुरंत उद्धव ठाकरे अपनी जो भारतीय कामगार सेना, उनकी जो पार्टी है, वर्कर्स यूनियन है, उसकी मीटिंग में कहते हैं कि हम सब कुछ भुलाने के लिए तैयार है। बेशक ये राज ठाकरे जो है वो बीजेपी के पास फिर से ना जाए। तो उनको पता है कि राज ठाकरे इन्होंने हाथ तो आगे किया है, लेकिन राज ठाकरे जो पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ महीनों से बीजेपी के साथ है, क्योंकि राज ठाकरे को ईडी में फंसाया गया, उनकी जो फाइलें निकाली गई और इसके कारण ब्लैकमेल करके उनको मजबूर किया गया कि वो बीजेपी के पक्ष में आ जाए। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी इनके साथ मंच साझा किया था मुंबई में। यही राज ठाकरे उसके पहले 2 चुनाव में नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ आलोचना करते हैं, लेकिन वो अपनी टोपी पलटते हैं। ये सबने देखा था। तो राज ठाकरे के ऊपर विश्वास किसी का रहा नहीं है। तो राज ठाकरे को अगर अपनी राजनीति चमकानी है तो किसी के साथ जाना उनको पड़ेगा, और बीजेपी के साथ रहकर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये उनको पता है। इसलिए फिर मराठी भाषा और मराठी आदमी का सहारा लेके वो फिर से एक बार जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जो टैसिट अंडरस्टैंडिंग है वो एकनाथ शिंदे की भी होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे को दिख रहा है कि उनके दिन गिनने शुरू हो गए हैं। बीजेपी उनके साथ 2029 के बाद नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि पूरे जो फोर्सेस हैं, जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, वो एक साथ आने के लिए तैयार है। ओके, अजय जी, ठीक है यूसुफ अंसारी साहब, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है, चाहे राज ठाकरे की हम बात करें, करीब करीब वो अपनी जमीन पूरी तरह खो चुके हैं। हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो वो भी अपनी जमीन लगातार खोते जा रहे हैं, पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। तो क्या ये एक मजबूरी है? अब दोनों भाइयों को पता चल रहा है कि या तो हमारा वजूद खत्म होने की तरफ चला जाएगा या हम फिर से साथ आए। देखिए, इसकी उस हिसाब से देखिए, पिछले साल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के दौरे पर कहा था
कि क्षेत्रीय पार्टियों के खत्म होने का समय आ गया है। तो क्षेत्रीय पार्टियों में बीजेपी को लेकर के एक ये डर हमेशा रहा है कि बीजेपी अगर रहेगी तो सारी क्षेत्रीय पार्टियों को एक एक करके खा जाएगी। तो पहले वो तोड़ती है पार्टियों को, उसके बाद वो एक एक को खत्म कर देती है। महाराष्ट्र में हमने उसकी वानगी देखी कि पहले शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन था। 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। बाद में बीजेपी ने शिवसेना को ही तोड़ दिया और शिवसेना के टूटे हुए ब्रेकअवे के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना के रखा। 2-2.5 साल जितने साल भी वो रहे और उसके साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा और बाद में उसे अंगूठा दिखाते हुए डिप्टी सीएम बनने पर मजबूर किया। तो ये जो अभी सुभाष शिर्के ने विश्लेषण किया, ये विश्लेषण सच्चाई के काफी नजदीक है। ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि राज ठाकरे राजनीति में आने के बाद वो जलवा नहीं दिखा पाए जिस जलवे की उनसे उम्मीद थी या जो माना जाता था। वो खुद को बाला साहब ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन जब भाई और भतीजे के बीच, बेटे और भतीजे के बीच बंटवारे का फैसला हुआ तो राज ठाकरे ने बेटे के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और पार्टी की कमान अपने बेटे को सौंपी और भतीजे को अलग कर दिया। तो भतीजे ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए अपनी पार्टी बनाई, लेकिन वो साबित नहीं कर पाई। शुरुआत में उनकी पार्टी का थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, लेकिन वो उस प्रदर्शन को बचा कर नहीं रख पाए या आगे नहीं ले जा पाए साफ तौर पे। और यही वजह है कि अगर हम दोनों अलग रहेंगे, है ना, तो इसलिए ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से ये पहल हुई है। तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे भी शिवसेना में वापसी के बारे में सोच रहे हो और उस राज ठाकरे को साथ ला करके शिवसेना को पहले बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चलाने की कवायद कर रहे हो। तो ऐसे में शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है उसको कांग्रेस के साथ छोड़ना पड़ सकता है साफ तौर पे। तो अपने ये तीनों के लिए और अगर इसके आर्किटेक्ट जैसा आप लोगों को लग रहा है, आप लोग जो बता रहे हैं एकनाथ शिंदे हैं, तो उन्हें भी क्या यह एहसास हो चला है कि एक साथ रहने पर ही अपने वजूद को कायम रख पाएंगे, वरना नहीं। लेकिन अगर तीनों साथ आएंगे तो कैसे? कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटा होगा, कौन पार्टी का मुखिया होगा, कौन किसके अंदर काम करेगा? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। पूछेंगे अपने मेहमानों से, बने रहिए हमारे साथ। तो क्या मिलेंगे बिछड़े भाई? इसके संकेत आज मिले हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सोच और जरूरत एक जैसी जरूर है। दोनों अब समझ रहे हैं कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए उनका साथ आना अब जरूरी हो गया है, मगर बड़ा सवाल है कि कैसे? इसका जवाब किसी के पास नहीं है फिलहाल। राज ठाकरे कभी उद्धव ठाकरे के नीचे काम नहीं करना चाहेंगे, उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के नीचे काम नहीं करना चाहेंगे। यदि बात एकनाथ शिंदे की करें तो वो भी अब दोनों के नीचे काम नहीं करना चाहेंगे। तीनों दलों का गठबंधन भी मुश्किल है। वजह यह है कि तीनों दलों की सबसे ज्यादा ताकत मुंबई में ही है और इनका गढ़ भी लगभग एक ही है। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर भी मुश्किलें हो सकती हैं। तो इन सियासी हलचलों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से भी मुलाकात की थी। ठाकरे बंधुओं के पास आने की खबर पर संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना के खिलाफ साजिश हुई है। शिवसेना शिंदे गुट ने इस पर फिलहाल कुछ खास प्रतिक्रिया देने से बचती भी नजर आई है। हम मानते हैं आज की बीजेपी महाराष्ट्र की नंबर 1 शत्रु है, दुश्मन है। आज की बीजेपी में बात कर रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह ने बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को तोड़ा है अपने स्वार्थ के लिए और महाराष्ट्र को कमजोर करने शिवसेना को तोड़ दिया, और वो जो टुकड़ा है वो एकनाथ शिंदे के मुंह पर फेंका, अब वो खा रहा है, उसी का ही खा रहा है। ऐसे लोगों को हम अपने घर में जगह नहीं देंगे, ना उनसे बात करेंगे, ना उनके साथ पानी पिएंगे। ये हमारी भूमिका है, ये महाराष्ट्र स्वाभिमान की भूमिका है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सत्ता नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी, लेकिन स्वाभिमान से हम कोई तड़जोड़ या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी साथ में आए या नहीं, ये उनका और उनके पार्टी का अंतर्गत मामला है और शिवसेना इसमें कुछ कहना नहीं चाहती। इसके अलावा महायुति यहाँ पर ताकतवर है, लोगों ने हमको भारी बहुमत से जिताया है और अगले 5 साल हम यहाँ पर सत्ता में रहकर लोगों की सेवा करेंगे।
सुभाष शिर्के साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, यूसुफ अंसारी साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब सुभाष साहब, तो अब तेवर शिवसेना का जो अभी नजर आ रहा है कि किसी भी कीमत पर, संजय राउत बोल रहे थे, और कोई भी आ जाए पार्टी में, लेकिन एकनाथ शिंदे तो नहीं लौट सकते, उनके साथ तो पानी तक पीना गवारा नहीं है। तो फिर तो ये, अगर वो आर्किटेक्ट है तो फिर ये कैसे, क्या कुछ गेम क्या चल रहा है? देखिए, कहने के लिए ये सारी चीजें होती है, लेकिन राजनीति जो है उसमें जो पेट के अंदर की बात है वो मुंह पे कभी आती रही है। तो कल अगर एकनाथ शिंदे अगर उन्होंने उद्धव ठाकरे का नेतृत्व मान लिया, उद्धव ठाकरे के पास चले गए, तो क्या उद्धव ठाकरे बोलेंगे कि नहीं हम आपको साथ में नहीं लेंगे? तब वो तो कहेंगे कि महाराष्ट्र के हित के लिए हम साथ में हैं। तो ये जो मामला है वो राजनीति का मामला है, लेकिन अभी ये दर्शाया नहीं जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इस पूरे गेम में भी साथ में है। अभी जैसे अजय जी, जब भारी बहुमत होता है ना, तो भारी बहुमत के अंदर जो पार्टियां होती है उनमें आपसी लड़ाई होती है, और यही लड़ाई चल रही है। उसमें बीजेपी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपना एकमुश्त जो सत्ता है वो हथियाना चाहती है। वहां पे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट सालाना 60,000 करोड़ का है। 1% भी अगर राजनीतिक पार्टी को उसका फायदा होता है इस बजट का, तो भी 600 करोड़ है। तो 600 करोड़ रुपए की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कोई नहीं मारेगा, और कोई नहीं चाहेगा कि अपने हाथ से छूटे। तो यही सोने की मुर्गी हथियाने के लिए ये सारी लड़ाई है, और ये सारे लोग यहाँ पे जमे हुए हैं जी। आप देखिए कि जो अगर हम परसेंटेज देखें तो 2019 में 17% वोटिंग था विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट को, जो बाद में 10% आ गया 2024 के चुनाव में। राज ठाकरे गुट को सिर्फ 2.5% वोटिंग परसेंटेज था 2024 में, तो उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा था। ठीक है। तो ये जो दो भाई है वो अगर आते हैं तो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मराठी आदमी जो है उनमें एक उत्साह आ जाएगा, और वो एक साथ आके बीजेपी को हटा पाएंगे। ये गणित इसके पीछे है, और एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा। बहुत कम समय बचा हुआ है यूसुफ साहब, संक्षेप में आपसे, जब पार्टी पर अधिकार को लेकर के दोनों भाइयों में एक कभी जंग छिड़ी थी, क्या फिर से कौन बड़ा, कौन पार्टी का मुखिया, ये जंग तो नहीं छिड़ेगी अगर साथ भी आते हैं तो? अगर साथ आते हैं, अभी तो ये तय नहीं हुआ है। देखिए, वो जंग तो खत्म हो चुकी है, और उसमें उद्धव ठाकरे साबित कर चुके कि बाला साहब ठाकरे के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी वो ही थे। उन्होंने साबित किया है, मुख्यमंत्री भी बने, वो भले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बने। तो वो जंग तो मेरे ख्याल में वो खत्म हो चुकी है। जो सुभाष शिर्के अभी बता रहे थे कि राजनीति में आज एक बात होती है और कल दूसरी सिचुएशन होती है, कल दूसरी बात होती है। इसी देश ने देखा है 1979 में जब जनता सरकार गिर रही थी, तो जॉर्ज फर्नांडिस जो है मोरारजी देसाई की सरकार बचाने के फेवर में बड़ा बेहतरीन भाषण, उन्होंने लच्छेदार भाषण लोकसभा में दिया, और अगले दिन चौधरी चरण सिंह के साथ शपथ ले ली। बिल्कुल। तो राजनीति में तो ये होता है, जब आप राजनीति में एक दूसरे के सामने होते हैं, राजनीतिक विरोधी होते हैं, तब आपकी भाषा अलग होती है, बयान अलग होते हैं। और जब साथ आते हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है, तो पुरानी बातों को भुला दिया जाता है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, राजभर ओम प्रकाश राजभर ने कहा था पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कि मैं योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने के लिए अखिलेश के साथ जा रहा हूँ। तो राजनीति में तो राजनेता जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक नई वजह सामने उनको, ऐसा इनके साथ भी हो सकता है, बेशक हो सकता है। जी, समय खत्म है, इसलिए मैं आपकी बात को बीच में काटना पड़ रहा है। यूसुफ साहब, सुभाष शिर्के जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या जैसे कभी ये नामुमकिन मानते थे लोग कि ये दोनों भाई अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ, तो फिर से 19 साल बाद ये नामुमकिन सा लग रहा था कि दोनों साथ भी आ सकते हैं। क्या ऐसा होता दिख रहा है? और ऐसा होगा तो किन शर्तों पर, किन हालात में, और इसके नतीजे क्या क्या होंगे, हमारी नजर बनी रहेगी।